नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। जनधन योजना के आज 7 साल पूरे। 7 साल की हुई जनधन योजना ने भारत के विकास की गति बदली। प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को किया समर्पित। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक संपन्न हुई। ब्रिक्स देश 2030 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। समृद्धि स्कीम, नए स्टार्टअप के लिए सरकार देगी 40 लाख रुपए तक की मदद। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज सफल कार्यान्वयन के 7 साल पूरे किए हैं। आइए जनधन योजना के बारे में जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आज 7 साल पूरे कर लिए हैं। इन 7 सालों में देश भर में 43.04 करोड़ से भी ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जनधन स्कीम को 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू किया गया था। इन अकाउंट में फिलहाल 1,46,231 करोड़ रुपए जमा हैं। मार्च 2015 के मुकाबले आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 गुना बैंक अकाउंट खोले गए हैं। मार्च 2015 में जहां जनधन खाते 14.72 करोड़ थे, तो 18 अगस्त 2021 तक 43.04 करोड़ बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। इनमें 31.23 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जनधन योजना में करीब 55% अकाउंट होल्डर महिलाएं हैं, तो वहीं 67% अकाउंट होल्डर पुरुष हैं। कुल 43.04 करोड़ जनधन खातों में फिलहाल 36.86 करोड़ बैंक अकाउंट एक्टिव हैं, यानी कि इनमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सरकार इस योजना को आम लोगों के फायदे के लिए लेकर आई है। इसका मकसद सस्ती दरों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराना है। टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से लागत घटाने और ज्यादा लोगों तक पहुंच कायम करना है। इस स्कीम का मकसद है प्रधानमंत्री जनधन योजना आजाद भारत में अनूठी उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश पहलों में से एक है। जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोले जाते हैं। आपको 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है एवं इस स्कीम के जरिए आपको बीमा की भी सुविधा दी जाती है। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। जनधन गरीबों को उनकी बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का एक रास्ता प्रदान करता है और उन्हें गाँव में अपने परिवारों को पैसे भेजने के अलावा सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने का एक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, भारत के वित्तीय ढांचे का विस्तार किया है और लगभग हर वयस्क के लिए वित्तीय समावेशन को संभव बनाया है। 7 वर्षों की छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगुवाई में किए गए उपायों ने रूपांतरकारी और दिशात्मक बदलाव पैदा किया है, जिसने उभरते हुए वित्तीय संस्थानों के इकोसिस्टम को समाज के अंतिम व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं देने में सक्षम बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्निहित स्तंभों यानी बैंकिंग सेवा से अछूते रहे लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने, असुरक्षित को सुरक्षित बनाने और गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण करने जैसे कदमों ने वित्तीय सेवाओं से वंचित और अपेक्षाकृत कम वित्तीय सेवा हासिल करने वाले इलाकों को सेवा प्रदान करने के क्रम में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बहु हितधारकों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाना संभव बनाया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक के निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। इस योजना के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को भी दर्शाया गया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास के किए गए परिसर का कल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार की ओर से की गई कई विकास पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई है। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नव विकसित उत्तम संरचना के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्र स्थल माने जाने वाले ज्वाला स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ स्थित तालाब को एक लीली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, देसी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य इत्यादि। पूरे बगीचे में ऑडियो नोड्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास के सदस्यगण इत्यादि इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। भारत, ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया। आइए जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। दुनिया की 41% आबादी की मेजबानी भी करता है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ब्रिक्स देश भुखमरी व गरीबी मिटाने के लिए वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में है। कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों की आय में वृद्धि करके आय असमानता व खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर किया जा सकता है। कृषि जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत ने विभिन्न संबंधित ब्यूरो में पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों व कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की है और उनका रखरखाव कर रहा है। भारत दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, राष्ट्रीय बांस मिशन व हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय पाम ऑयल मिशन जैसे देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी कृषि खाद्य प्रणालियों के विविधीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खेतों व थाली दोनों में विविधीकरण प्रदान करने के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है। भारत की पहल और प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है व वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। भारत पोषक अनाज के अनुसंधान, शिक्षण, नीति निर्माण, व्यापार और खेती में क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
जो फसलों के इस समूह में उपलब्ध अद्भुत विविधता के संरक्षण के साथ साथ किसानों को लाभान्वित करने में दीर्घकालीन उपाय होगा और ये दुनिया के कम पर्यावरणीय रूप से संपन्न क्षेत्र में केंद्रित है। ब्रिक्स देशों में मजबूत कृषि अनुसंधान आधार व विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की स्थिति में ज्ञान का लाभ उठाने व साझा करने की जरूरत। उन्नत उत्पादकता के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से भूमि पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा, कृषि जैव विविधता बनाए रखने व प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने को मंजूरी दी गई है। ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए कार्य योजना 2021-2024 में फोकस क्षेत्र के रूप में पोषण और सततता के लिए कृषि जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। पशु एवं डेयरी विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर 2000 शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि CSC के माध्यम से योजना पोर्टल पर किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क के माध्यम से विभाग की उद्यमिता वाली योजनाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शिविरों के माध्यम से जुड़े हुए किसानों को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमी और चारा उद्यमी भी एक अंग बन चुके हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में मदद करेगा और पशु डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी, सुअर पालन, बकरी, शूकर पालन, चारा और पशुधन आहार क्षेत्र वाले किसानों और बेरोजगार युवकों को उनकी आजीविका को बेहतर बनाने में सहायता करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग और ज्यादा प्रशस्त होगा। इन योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास पर तीव्र गति से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ बकरी और शूकर पालन में सुधार लाया जाएगा, जिसमें चारा और पशुधन आहार विकास भी शामिल है। ग्रामीण मुर्गी पालन उद्यमिता घटक के माध्यम से 1.5 लाख किसानों को रोजगार का सीधा अवसर प्राप्त होगा और 2 लाख किसानों को भेड़ बकरियों और मुर्गी पालन विकास से सीधा लाभ मिलेगा। लगभग 7.25 लाख उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशुओं को जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। चारा उद्यमियों का निर्माण करने से देश में चारा और चारे के बीज की उपलब्धता में कई गुना बढ़ोतरी होगी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव देशवासियों को समर्पित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से न केवल बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। देखते रहें आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध योजना की शुरुआत की है। योजना की घोषणा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं इस योजना के बारे में। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 300 आईटी स्टार्टअप को मदद करने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये स्कीम है समृद्ध स्कीम। समृद्ध स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा चयनित स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन चयनित स्टार्टअप में से 100 को यूनिकॉर्न स्टार्टअप में परिवर्तित करने का है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान कहा, स्टार्टअप के लिए फंड की कमी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आइडिया को वास्तविक उत्पाद में बदलने का अभाव या किसी आइडिया को उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक कौशल को एकत्रित करने की कमी अधिकांश स्टार्टअप के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हम इस दिशा में स्टार्टअप को ले जाने में सक्षम हैं, तब शायद हमारी पूंजी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए सबसे मुश्किल समय होता है शुरुआती समय, लेकिन समृद्ध स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जिन स्टार्टअप्स को चयनित किया है, उनको 40 लाख तक का सीड फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शुरुआत में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे अच्छे से फल फूल सकें। कोई भी प्राइवेट या वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उन कंपनियों को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। केंद्र सरकार शुरुआत से ही 100 यूनिकॉर्न के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 63 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी कुल पूंजी $16,800 करोड़ से अधिक है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा माध्यम है जो दुनिया भर में मानव पोषण और पशु आहार में अपनी भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ इसका तेल में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, सोयाबीन का दूध भी अब लोगों के बीच पहचान बना रहा है। यही वजह है कि अब सोयाबीन मिल्क के प्लांट भी लग रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय के बारे में। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है।
भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मेसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते रहते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटा दर पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के कामरे में स्थित मेसर्स श्री श्यामा काली एंटरप्राइजेज ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रही हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए में बिक रहा है। जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली एंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब के होशियारपुर में मेसर्स एग्रो सोया मिल्क ऑर्गेनिक प्लांट गंभावोल है, जो हर दूसरे दिन करीब 100 लीटर सोया दूध और 60 किलो टोफू का उत्पादन कर रहा है, जिससे हर साल 13,10,400 रुपए की शुद्ध कमाई हो रही है। इसी तरह बैंगलोर के मेसर्स लव सोय फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सोया दूध, टोफू और पाउडर के प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र लगाया है। ये हर साल करीब 20 टन सोया दूध पाउडर और 3 से 4 टन टोफू तैयार कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के राजसमंद में मंथन सोया प्रोडक्ट्स हर दूसरे दिन लगभग 50 लीटर सोया दूध और 25 किलो टोफू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे बेचकर उन्हें साल भर में 4,95,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी समय हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार किसानों की निरंतर मदद कर रही है। सरकार ने किसानों के खेतों की मृदा परीक्षण के लिए पहल के रूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई, जिसके चलते देश के किसानों को 22.91 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। आइए डालते हैं इस योजना पर एक नजर। मृदा
स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश के 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड भी किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपनी मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा प्रशिक्षण करवाकर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती कर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने एवं खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से किसानों की उपज में बढ़ोतरी और उनकी आय दोगुनी करने की आशा रखती है। इसी के साथ ही आज के आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। डीडी किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम आप दोबारा भी देख सकते हैं और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।